एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम ISLM मॉडल पर चर्चा कर रहे थे, इसके पूर्व के वीडियो में हमने IS पर बात की, IS की इक्वेशन की बात की, IS के स्लोप की बात की, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उन पर हमने विस्तृत रूप से बात की है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एलम वक्र को लेकर बात करेंगे। एलम वक्र होता क्या है, इसका स्लोप किस प्रकार से निर्धारित होता है, तमाम बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि आगे जाकर जो हम ISLM मॉडल को संयुक्त रूप से किस प्रकार से उसकी क्रिया होगी और उसका इकोनॉमी में किस प्रकार से महत्व है, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एलम वक्र है जो कि हम देख रहे हैं कि ब्याज की दर और आय, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जहां मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है। यानी एलम वक्र है वो मुद्रा बाजार को लेकर बात कर रहा है। सीधा सी यहाँ एक बात निकल कर आ रही है, और किन के बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आय के बीच में। यहाँ हम देखेंगे कि मुद्रा की जो मांग है वो मुद्रा की पूर्ति के क्या रहती है, बराबर होती है। ये इसका इंग्लिश में रूपांतरण है, इसको समझ लीजिए क्या। यानी हम शॉर्ट रूप में बात करें तो MD बराबर MS, यानी डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बीच की इक्वेशन को लेकर ये बात कर रहा है। अब इसकी हम डायग्रामेटिक अप्रोच को बात करेंगे और इसकी इक्वेशन को बात करेंगे। हम ये देखेंगे, सबसे पहले मुद्रा की मांग को लेकर बात करें। यहाँ मैं एक संक्षिप्त रूप से बात करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ है जो मुद्रा की मांग है, वो जो कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत है, हमने देखा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो थ्योरी है, उससे लेकर ये बात निकल कर आई है। वहाँ हम विस्तृत बात करेंगे, इस पर विस्तार से इसकी बात करेंगे। हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार मुद्रा की मांग क्या, और एक संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। यहाँ देखें तो हमें पता है कि मुद्रा की मांग के हम देखें तो 3 स्थितियों पर बात होती है। मुख्य रूप से यहाँ पहली स्थिति हम देखें, एक तो लेन देन के लिए, और दूसरी होती है सतर्कता के लिए स्थिति, यानी ट्रांजैक्शन के रूप में बात की जाती है, प्रिकॉशन के रूप में बात की जाती है। यानी जो हम देखें कि जो मुद्रा की मांग की जाती है, डिमांड की जाती है, वो एक तो लेन देन के लिए और एक प्रिकॉशन के लिए। क्योंकि हमें ये पता है कि एक व्यक्ति की अगर हम आय देखें तो वो उस इनकम को वो अपनी लेन देन, जो डेली जो भी चीज़ है उसको परचेज़ करने के लिए अपने पास जो नगद रूप में पैसा रखता है, उसके लिए भी वो डिमांड करता है। क्योंकि दूसरी हम देखें प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि किसी प्रकार की अनिश्चितता हो जाए तो ऐसी स्थिति के लिए भी, क्योंकि भविष्य किसी प्रकार का सुनिश्चित नहीं है, उसको लेकर भी वो डिमांड फॉर मनी। इसकी विस्तृत रूप से हम जब कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे। ये दोनों ही हम देखेंगे कि वाई इनकम पर निर्धारित करते हैं, डिपेंड और इनकम पर आधारित है। इनकम के हिसाब से ये कम ज़्यादा होगी। किसकी डिमांड, जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन डिमांड है वो इनकम पर डिपेंड कर रही है। यहाँ आपको ये जो है K प्राइम Y है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ मोटे रूप से हम बात करें कि K प्राइम Y क्या है, यहाँ K का क्या मतलब है, तो K एक ऐसा अनुपात है, एक ऐसा रेशो है जो कांस्टेंट लेकर यहाँ चल रहा है। कि जैसे हम यहाँ देखें कि यहाँ K 1/4 है और 1/4 है, इसका मतलब जितनी भी इनकम है उसका 1/4 पार्ट है वो कहाँ रख रहा है, ये आपका ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के लिए डिमांड के रूप में वो रख रहा है। समझ रहे हो बात। जैसे मान लीजिए कि 1000 है तो 1000 का हम देखेंगे 1/4 कितना निकलता है, तो 1000 इंटू 1/4, तो ये 250 निकल कर आएगा। ठीक है। अगर इनकम 1200 हो गई, ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1200 हो गई ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको आप अपना अनुपात निकालेंगे तो ये आपका 300 निकल कर आ रहा है। तो वह अनुपात को दर्शा रहा है जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशन के लिए अपने जो डिमांड कर रहा है
उस स्थिति को दर्शा रहा है। यानी 1000 अगर उसकी आय होगी तो वो 250 रुपये ट्रांजैक्शन नगद लेन देन के लिए रखेगा, और 1200 होगी तो वो कितना रखेगा, 300 के रखेगा। ये उस अनुपात को दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये जो के का मान है, वो अगर के के मान में किसी कारण परिवर्तन हो जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है उसके कारण ये के मान में बदलाव हो जाए इनकम को छोड़कर, तो जैसे यहाँ के का मान 1/5 हो रहा है, यानी यहाँ के मान में क्या हुई है, गिरावट हुई है। तो गिरावट होते ही ये जो के वाई है वो नीचे की तरफ चला गया, यानी के प्राइम वाई की स्थिति में आ गया। या हम यूँ कह सकते हैं, ये पहला वाला मान ले लें के प्राइम वाई 1/5, और 1/5 से 1/4 हो गया, तो 1/4 यानी बढ़ गया। बढ़ने पर ये मान लो कि ऊपर की तरफ चला गया थोड़ा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये के प्राइम वाई है वो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो के वाई रेखा है जिसको हमने देखा है, वो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन और जो आय है उनमें लीनियर यानी रेखीय और समानुपाती संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इस बात को दूसरी स्थिति है सट्टे के लिए मुद्रा की मांग, द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यानी जो मुद्रा की डिमांड की जा रही है वो दूसरा है सट्टे के लिए, स्पेकुलेटिव। और यहाँ इसका हम देखें -HR, यहाँ R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सट्टे के लिए जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। और माइनस का निशान है, इसका मतलब ये सट्टे की मांग है, सट्टे के लिए जो डिमांड की जा रही है मुद्रा की और ब्याज की दर में ऋणात्मक रिलेशन को दर्शा रहा है। और H जिस प्रकार हमने K को दर्शाया है एक अनुपात के रूप में, उसी प्रकार ये H वह अनुपात है जो एक निश्चित अनुपात है जो R की संवेदनशीलता को यहाँ दर्शाता है। इस डायग्राम के द्वारा भी हमने इसको दर्शाया है, जो कि एक नेगेटिव स्लोप को दर्शा रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में नकारात्मक रिलेशन को दर्शा रहा है। साथियों, इसकी विस्तृत चर्चा हम जब किन्स की तरलता अधिमान सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो डिमांड को लेकर बात की जा रही है, वहाँ ये ऐसा क्यों है उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। फिर भी मोटे रूप में हम आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये ऋणात्मक कैसा है। मान लीजिएगा कोई 1000 रुपये का बॉन्ड है और उस बॉन्ड पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वार्षिक हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ हम देखें 4% के हिसाब से कितना प्राप्त होगा, उसका 40 रुपये प्राप्त होगी। ठीक है, ये उसके प्रतिफल रिटर्न्स प्राप्त होने की स्थिति है। अब मान लीजिएगा कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, बढ़ गया। 8% होने की स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ हम इस डायग्राम को समझें तो क्या है, जब स्थिति रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, सट्टे के लिए जो मुद्रा की मांग है वो क्या हो जानी चाहिए, घट जानी चाहिए। अब घटी कैसे, क्योंकि मार्केट में जो मुद्रा की जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। ठीक है, किसी भी कारण से ये बढ़ गया, 8% हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर उस बॉन्ड का हम बॉन्ड रख रहे हैं तब तो उससे 40 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, और अगर बाहर मार्केट में उसी 1000 रुपये के क्या कितने प्राप्त होंगे, 80 रुपये प्राप्त होंगे। 8% के हिसाब से 80 रुपये प्राप्त होंगे। इसका मतलब 1000 रुपये बॉन्ड से प्राप्त होने वाली 40 राशि मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, कम है। अब वही ये 1000 रुपये से जो 40 है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होने के कारण मान लीजिए हो जानी चाहिए कितनी, 80 हो जानी चाहिए, लेकिन हमें कितना प्राप्त हो रहा है बॉन्ड के द्वारा, 40 है। इसका मतलब बॉन्ड की वैल्यू घट गई, यानी बॉन्ड की वैल्यू देखें तो 4/8 यानी 1/2, यानी बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। कितनी हो गई, बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। बॉन्ड की कीमत घट गई। अब बॉन्ड की कीमत घटने के कारण क्या हुआ, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना, यानी किसके लिए जो मुद्रा रख रहे थे, सट्टे के लिए रख रहे थे, वो कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू घटने के कारण जो लोग हैं वो सारा का सारा पैसा कहाँ लगा देंगे, बॉन्ड में लगा देंगे, क्योंकि बॉन्ड सस्ता हो गया, 500 रुपये का हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है उसमें कैसा रिलेशन हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया। अब मान लीजिए कि 2% हो गई
बाजार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मार्केट में उसकी स्थिति यानी 1000 का हम देखें तो कितने प्राप्त होने की संभावना है, 20 रुपये, जबकि जो बॉन्ड से प्राप्त होने वाला रिटर्न कितना है, 40 है। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड से मिलने वाला जो रिटर्न्स है जो ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड्स की वैल्यू वहाँ बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, और बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब लोग हैं उस बॉन्ड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे तो मतलब उनके पास जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, और इसकी विस्तृत चर्चा हम किन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत को पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे। सीधा सा आप यहाँ ये ध्यान रखना है कि ब्याज की दर और जो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग है उसमें नकारात्मक नेगेटिव रिलेशन है। इस प्रकार हमारी जो टोटल डिमांड फॉर मनी है उसका जो समीकरण इक्वेशन हमारे सामने निकल कर आई, L बराबर K प्राइम वाई और माइनस HR। आपको पता ही है ये लेन देन के लिए और ये सट्टा के लिए। सप्लाई फॉर मनी M को दर्शाया गया है क्योंकि एक निश्चित समय के लिए जो सप्लाई है वो कैसे मानकर चल रहे हैं, कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई को किससे बराबर लेकर चलेंगे, डिमांड के लिए। सप्लाई को हमने M से दर्शाया है और ये क्या हो गया, आपका डिमांड हो गया। अब हम इस HR को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का है, तो इस तरह आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का, और M को इधर ले आए तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। और R है, R को इधर रखा है, बाकी इस H को इधर ले आया तो ये इसमें भी अपोन में चला जाएगा, इसमें भी। ये LM का क्या हो गया, समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गया, क्योंकि LM किसके बीच में दर्शा रहा है रिलेशन, ब्याज की दर और किसके बीच में, Y के बीच में ये रिलेशन को दर्शा रहा है। इसलिए हम एक तरफ R ले आए, एक तरफ क्या ले आए, Y को ले आए। तो भ्रमित नहीं हो रहा, कंफ्यूज नहीं पैदा करना कि R को ही क्यों रखा, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि LM वक्र है वो ब्याज की दर और आय के कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, उन संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, अब हम यहाँ स्लोप की बात करें तो स्लोप को देखें, LM कर्व का स्लोप, तो यहाँ हमने अवकलन किया है किसके सापेक्ष, Y के सापेक्ष। तो यहाँ हम देखें इसका Y के सापेक्ष हमने जो अवकलन किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें तो Y है नहीं, M/H में, तो यहाँ शेष क्या बचा, Y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमें, K प्राइम H। इसका मतलब जो LM वक्र का स्लोप है वो किस किस के मान पर निर्भर करता है, K प्राइम पर और H पर। ऊपर मैंने एक जरा सा हमने देखा डायग्राम में, मैंने जब केक वाला बनाया था तो उसको दर्शाया था कि K बराबर 1/4 है और K प्राइम 1/5 हो गया, तो स्लोप आपने देखा होगा कि वो ऊपर नीचे सरक रहा है, स्लोप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार आपको LM वक्र के स्लोप को लेकर बात की जानी है, तो K प्राइम अपॉन H, इन दोनों बिंदुओं को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, K प्राइम को पकड़ लो और H पर, कहीं ना कहीं इन दोनों पर ही LM कर्व का स्लोप निर्भर करता है, जो कि पॉजिटिव है। किस प्रकार से उसकी हम जा रहे हैं। अब यहाँ हम देखें कि इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हम देखें, एक स्थिति तो ये है, ये SDM यानी डिमांड मनी किसके द्वारा, S के द्वारा, स्पेकुलेटिव यानी सट्टे के लिए जो डिमांड है उसको लेकर इस डायग्राम में दर्शाया है हमने। और हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो सट्टे के लिए जो मुद्रा की मांग है उसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, और उसी प्रकार हमने इस डायग्राम को बनाया है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो है, ये वाला, इसमें हमने TPDM, ठीक है, जो DM तो मैं दर्शा रहा हूँ डिमांड फॉर मनी, और T का मतलब है ट्रांजैक्शन और P का मतलब प्रिकॉशन, है ना, इनको लेकर यहाँ, यानी ये वाला जो है वो जो मुद्रा की जो लेन देन व सत्रता की मांग किस पर निर्भर कर रही है, Y पर, यानी नीचे वाले अक्ष पर हमने किसको दर्शाया है, Y को दर्शाया है। ये दोनों डायग्राम तो हमने ऊपर चर्चा करके आए हैं, और ये जो K प्राइम Y का जो समीकरण है, जो K को हम एक अंश के रूप में, एक अनुपात के रूप में, एक कांस्टेंट राशि के रूप में, जैसा मान लीजिए ये K का मान यहाँ 1/4
4 है, 1/4 है। उसको लेकर ये एक जो लीनियर रेखीय जो लाइन है वो बनाई गई है। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये वाला, ये जो इस प्रकार से लाइन बनाई है वो है मुद्रा की सप्लाई को लेकर, ठीक है, सप्लाई को लेकर बात की जा रही है जो कांस्टेंट है, ठीक है। सप्लाई में इस तरफ हम देखेंगे कि इधर वाला तो किसको दर्शाएगा, मुद्रा की जो सट्टे के लिए डिमांड को, और इधर से चलेंगे इस पॉइंट से तो वो दर्शाएगी मुद्रा की लेन देन के लिए मांग को, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ देखेंगे तो यहाँ तक ये, अगर इस तरफ से नीचे से देखेंगे तो वो मुद्रा की लेन देन मांग को दर्शाएगा, और ऊपर से देखेंगे तो वो किसको दर्शाएगा, सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को। यानी इधर वाले से इधर वाला उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है इधर से, क्योंकि नीचे किसको दर्शा रहे हैं, सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को। तो जो मूल पॉइंट से दर्शाएंगे वो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को, और इधर से दर्शाएंगे वो किसके द्वारा दर्शाएंगे, लेन देन के लिए। ठीक इसी प्रकार इधर वाले जो लंबवत भाग पर है उसमें ये लेन देन को दर्शाएंगे, और यहाँ इस पॉइंट से दर्शाएंगे तो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को दर्शाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, और दोनों तरफ इधर वाला मान और इधर वाला मान ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये ओ डी पॉइंट और यहाँ जो ओ एस पॉइंट यहाँ दर्शा रखे हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है और सट्टे के लिए मुद्रा की मांग इतनी है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये देखें तो ये सट्टे के लिए मुद्रा की मांग हो गई, और ये हो गई लेन देन के लिए जो मुद्रा की मांग है, ठीक है। अब यहाँ भी देखें तो ये लेन देन के लिए मुद्रा की मांग यहाँ तक, ये के पॉइंट तक जो इसके बराबर है, इधर वाले भाग के ये वाला भाग बराबर है, और ये क्या हो गया, ऊपर वाला सट्टे के लिए मुद्रा की मांग जो इसके बराबर है। समझ गए बात। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट से ये आपका आ गया जो लेन देन और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग, जो कि के अनुपात पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ से ये y प्राप्त हुआ, ये y1। अब इस r1 और y1 पॉइंट को यहाँ हम a पॉइंट से दर्शा दें, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गई तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था सट्टे के लिए मुद्रा की मांग क्या संबंध है, अपोजिट रिलेशन है, तो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बढ़ गई तो सीधी सी बात है लेन देन के लिए जो ट्रांजैक्शन के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहाँ देखें ये घट गई, ठीक है, ये घट गई ना, पहले OS थी ये OS1 हो गई, क्योंकि जैसे K का मान 1/4 है, तो अगर Y 1200 है तो ऐसी स्थिति में तो सट्टे के लिए जो लेन देन के लिए मुद्रा की मांग हो गई 300, और 1000 होते ही वो कितने हो जाएगी 250, क्योंकि K हमने ऊपर देखा था एक निश्चित अनुपात को दर्शा रहा है। तो यहाँ ये Y का पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा B पॉइंट। किन किन का पॉइंट लेंगे, R2 का और Y2 का पॉइंट लेंगे तो ये B हो गया, ये A पॉइंट है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, एलम कर्व प्राप्त हुआ। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया इजीली से इसको एलम कर्व को बना लोगे। और कैसा जो स्लोप को दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप को धनात्मक ढाल को ये दर्शा रहा है। हाँ ठीक है, उस स्लोप की भी हमने बात की थी, ये स्लोप वाला इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये स्लोप को दर्शा रहा है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। अब देखें कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें परिवर्तन होने पर, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी में, ठीक है। तो अब यहाँ देखें कि एलम वक्र की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो एलम वक्र कहाँ, जो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, और अगर वो घट जाती है तो किस तरफ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत दर्शाया गया है। यहाँ ये आगे की तरफ बढ़ाया गया, सप्लाई बढ़ाई गई है, इसलिए एलम कर्व किधर चला गया, इस तरफ चला गया, राइट हैंड साइड की तरफ चला गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बना के देख लेना आप। यदि मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर ना करें, यानी एलम वक्र कैसा होगा, आप यहाँ देखोगे एलम वक्र उदग्र होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा। उदग्र का मतलब है वर्टिकल। कब, जब मुद्रा की ब्याज की दर पर निर्भर ना करे, यानी यहाँ तक हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी, और dr/dy ये आपका एलम कर्व का क्या प्राप्त हुआ था, स्लोप प्राप्त हुआ था। अब यहाँ h का मान क्या है, 0 है। 0 का मतलब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ h का मान 0 है, ठीक है। तो
बिल्कुल ये जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर पर बिल्कुल निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल इस पर आधारित नहीं है, यानी इसकी संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो शून्य है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ एच का मान इस स्लोप में 0 रखेंगे तो के प्राइम में शून्य का से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्लोप है वो कैसा है, अनंत स्लोप का है, यानी एलम वक्र वर्टिकल होगा, जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्लोप को लेकर चलिएगा, इस इक्वेशन को समझ जाइएगा और ये एच जिस प्रकार से बोल रहा है उस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी स्थिति है, यदि जो मुद्रा की मांग है वो आय पर निर्भर ना करे, यानी तब क्या होगा, एलम वक्र क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। जब ऊपर हमने पहले पॉइंट पर देखा जब ब्याज की दर पर निर्भर नहीं कर रहा था तब तो था वो वर्टिकल, और यहाँ हो रहा है हॉरिजेंटल, कब, जब मुद्रा की मांग आय पर निर्भर नहीं करती। तो ये आपका वो स्लोप आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो मुद्रा की लेन देन की मांग को दर्शाने वाला है वो कौन सा है, के प्राइम है, और ब्याज की दर की संवेदनशीलता को दर्शाने वाला कौन सा है, एच है। यहाँ ये के जो कह रहा है कि आय पर निर्भर नहीं कर रहा है मुद्रा की मांग, यानी ये के प्राइम वाला मान कितना है, शून्य है, ठीक है। अब जो के प्राइम वाला मान कहाँ आता है, अपोन के ऊपर बटे के ऊपर आ रहा है, वो शून्य रखा, शून्य में एच का भाग दिया, तो यहाँ जो एलम वक्र है वो कैसा प्राप्त हुआ है, शून्य का भाग देंगे तो यहाँ ये कितना मान आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसलिए एलम वक्र का जो स्लोप जो है वो शून्य होगा, यानी एलम वक्र कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया ये वाला, ये इस प्रकार से जब ये निर्भर नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो एलम कर्व है वो इस प्रकार से होगा, यानी किसी प्रकार का मतलब परिवर्तन नहीं होगा। जो राशि है वो एक प्रकार से जो लेन देन के लिए मुद्रा की मांग है वो कांस्टेंट रहेगी, आय पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगी। हमने ऊपर देखा था कि आय बढ़ रही है, 1000 से 1200 हो गई, 1200 1500 हो गई, तो लेन देन और सतर्कता के लिए जो मुद्रा की मांग है बढ़ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं वो एक प्रकार से कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तीसरी स्थिति हम देखें, एक और मैंने स्थिति ली है, यदि मुद्रा की मांग ब्याज की दर के प्रति अति संवेदनशील है तब हॉरिजेंटल होगा, एलम वक्र कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। अब यहाँ देखें अति संवेदनशीलता है, इसका मतलब एच का मान क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, है ना, अनंत हो गया। तो डी आर अपॉन डी वाई, यानी एच का मान अनंत रखेंगे और किसी संख्या में यानी के प्राइम में अनंत का भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तब इसका स्लोप कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसका मतलब एलम वक्र कैसा हुआ, हॉरिजेंटल हमें प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ स्थितियां मैंने लेकर बात की है, जिनकी आगे हम जब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को हम पढ़ेंगे तब यहाँ हमारे ये काम आएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एम एल वक्र का ढाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 1 नंबर पॉइंट, निवेश की ब्याज लोच, 2 नंबर आय की ब्याज लोच, 3 नंबर मुद्रा की मांग की ब्याज लोच, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। स्लोप ऑफ द एलम कर्व डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ आप ये पॉइंट दे रखे हैं, चारों में से आपको सही जवाब क्या है उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। किस प्रकार से आपको वीडियो लगा उसके बारे में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस धन्यवाद। आगे हम ISLM वक्र को इकट्ठे बात करेंगे, उसकी इक्वेशन को बात करेंगे, उससे जो समीकरण के रूप में किस प्रकार से स्थापित होता है डायग्रामेटिक, उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।